गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने हिंदी शिक्षण के अंतर्गत गद्य शिक्षण और उसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में आज हम गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में जानेंगे। पढ़ते हैं गद्य शिक्षण की विधियां। गद्य शिक्षण की विधियां वस्तुतः काठिन्य निवारण की विधियां हैं, अर्थात गद्य शिक्षण की स्वतंत्र विधियां नहीं होती हैं। इसका अर्थ यह है कि गद्य शिक्षण की स्वतंत्र रूप से कोई विधि नहीं है, अपितु गद्य शिक्षण के अंतर्गत जहां जहां अनेक स्थलों पर कठिनाइयां उत्पन्न होती है, वहां उनके निवारण के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वही गद्य शिक्षण की विधियां कहलाती हैं। यहाँ शिक्षण के समय काठिन्य निवारण में जो विधियां काम में ली जाती हैं उन्हें ही गद्य शिक्षण की विधियां कहा जाता है। विधियां अब हम जानेंगे कि गद्य शिक्षण की मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियां हैं। पहली है उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि, अर्थ कथन विधि, व्याख्या विधि या स्पष्टीकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि या सुकराती विधि। वैसे ही छात्रों आपको ये बता दूं कि ये जो 4 विधियां हैं ये मुख्य रूप से गद्य शिक्षण की विधियां कहलाती हैं। और ये जो अगली आखिरी जो विधि है यह है संयुक्त प्रणाली। यह विधि इन सब विधियों का मिला जुला रूप होता है, यानी कि मिश्रित रूप होता है। सबसे पहले हम उद्बोधन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्बोधन विधि या जिसे अर्थबोध विधि भी कहते हैं, छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन है, अर्थात छात्रों के माध्यम से ही अर्थ स्पष्ट करवाना, यानी बच्चों से ही अर्थ निकलवाने का एक शिक्षक प्रयास करता है और उसी के माध्यम से उन्हें अर्थ का बोध करवाता है। कठिन शब्दार्थ शिक्षक स्वयं नहीं बताकर विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करते हुए छात्रों को उद्बोधन देकर अर्थ निकलवाने हेतु छात्रों से प्रयत्न करवाता है। अर्थात एक अध्यापक किसी भी पाठ को पढ़ाते समय, गद्य पाठ को पढ़ाते समय कठिन शब्दों के अर्थ स्वयं नहीं बताता, बल्कि वह अनेक दृश्य या श्रव्य साधनों का प्रयोग करता है और छात्रों को उद्बोधन देकर, यानी उनसे बात करके, उनसे अंतःक्रिया करके अर्थ निकलवाने का छात्रों से ही प्रयत्न करवाता है और कोशिश करता है कि छात्रों के माध्यम से ही उन कठिन शब्दों का अर्थ निकलवाया जा सके। इस विधि में अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थ बताने हेतु अनेक साधनों का प्रयोग करता है। इसमें बताया जा चुका है कि इस विधि में कई प्रकार के साधन वह अपनाता है। दृश्य अथवा श्रव्य साधनों का वह प्रयोग करता है और इन साधनों के माध्यम से वह उन कठिन शब्दों के अर्थ बताने का प्रयास करता है। इन जिन साधनों का वह प्रयोग करता है उनके बारे में हम जानेंगे। ये दृश्य श्रव्य साधन है। पहला है चित्र, रेखा चित्र या मानचित्र दिखाकर। चित्र के माध्यम से, जैसे किसी महापुरुष के विषय में यदि पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, उनके जीवन चरित्र या व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उन महापुरुष का चित्र दिखाकर बच्चों को उनसे अवगत करवाया जा सकता है, ताकि बच्चे अच्छे से अधिगम कर सके और पाठ के साथ में तादात्म्य स्थापित कर सके। रेखा चित्र के माध्यम से पाठ में यदि कहीं कुछ इस प्रकार के शब्द आते हैं, त्रिभुज, पंचभुज, षटभुज अथवा अष्टभुज, जो आकृतियां, गणितीय आकृतियां होती हैं, उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए रेखा चित्र भी दिखाया जा सकता है। केवल गणितीय आकृतियों के लिए ही नहीं, बल्कि अनेक प्रकार की जो अन्य आकृतियां होती हैं उनको भी श्याम पट पर बनाकर बच्चों को दिखाया जा सकता है और उस कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। मानचित्र दिखाकर, मानचित्र में अनेक देश प्रदेशों के नाम बच्चों को बताए जा सकते हैं। छात्रों को दिखाकर उस कठिन शब्द का अर्थ बच्चों को स्पष्ट किया जा सकता है। फिर दूसरा जो साधन आता है वह है प्रतिकृति, यानी कि मॉडल, जिसे मॉडल भी कहते हैं, उसको दिखाकर बच्चों को उस शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। मॉडल का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि बच्चे को उस शब्द का स्थायी ज्ञान प्राप्त हो सके। ज्वालामुखी जैसे शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए केवल मौखिक रूप से यदि ज्वालामुखी को समझाया जाए तो बच्चे अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, बल्कि उसकी आकृति मॉडल के रूप में बनाकर बच्चों को मॉडल दिखाकर ज्वालामुखी शब्द का अर्थ अच्छे से स्पष्ट किया जा सकता है।
आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी भी बच्चों को, आपदा प्रबंधन का कोई भी मॉडल है, मान लीजिए कोई भी समस्या है, जल संबंधी कोई व्यवस्था है, जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, उससे संबंधित मॉडल बनाकर बच्चों को कठिन शब्दों के अर्थ बताए जा सकते हैं। यातायात की व्यवस्था से संबंधित मॉडल दिखाकर बच्चों को उस शब्द का अर्थ बताया जा सकता है, जैसे लाल बत्ती, हरी बत्ती या पीली बत्ती किस लिए होती है, इनका क्या प्रयोग होता है, मॉडल में इनको दिखाकर बताया जा सकता है। इस प्रकार से उद्बोधन विधि के अंतर्गत, अर्थ बोध विधि के अंतर्गत बच्चों को कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। अगली जो विधि आती है, अगला जो दृश्य अथवा श्रव्य साधन आता है वह है प्रत्यक्ष अभिनय करके। अब कई बार शिक्षक को प्रत्यक्ष अभिनय करके भी छात्रों को कठिन शब्दों के अर्थ बताने पड़ते हैं। कभी हंसकर, कभी गाकर, दौड़कर, पढ़कर आदि अनेक क्रियाएं करके एक अध्यापक को कठिन शब्दों के अर्थ बताने पड़ते हैं। जैसे कि अट्टहास शब्द आया, तो अट्टहास शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अध्यापक जोर से हंसकर बच्चों को दिखाएगा कि रावण ने किस प्रकार अट्टहास किया। इस प्रकार ऐसे शब्दों को गाकर, दौड़कर, पढ़कर आदि क्रियाएं करके स्पष्ट किया जा सकता है। अगला जो है वह है पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर। पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर शब्दों के अर्थ अच्छे से स्पष्ट किए जा सकते हैं। जैसे आप फूल या पुष्प के बारे में बताना चाहें तो बिल्कुल असली में लाकर प्रत्यक्ष रूप से फूल दिखाकर बच्चों को पुष्प का अर्थ बताया जा सकता है। कुछ ऐसे फल होते हैं जिन फलों की जानकारी बच्चों को नहीं होती है, ऐसे फलों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर बच्चों को उनका अर्थ बताया जा सकता है। पुस्तकों के बारे में बताया जा सकता है। फर्नीचर को प्रत्यक्ष दिखाकर उसके माध्यम से पाठ को अच्छी तरह से या प्रभावशाली तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो हमने जो उद्बोधन या अर्थबोध विधि पढ़ी, इसमें अनेक प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करते हुए एक अध्यापक बालकों को पढ़ाता है ताकि पाठ को अच्छी तरह से अधिगम किया जा सके। अगली जो विधि आती है वह है अर्थकथन विधि। इस विधि में अध्यापक गद्यांशों का पठन करता चलता है और साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ बताता चलता है। यानी कि अध्यापक जब पाठ का पठन करता है तो साथ साथ वह अपने उस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी बताता चलता है। बाद में शिक्षक वाक्यों के सरलार्थ बताता है। कुछ वाक्य होते हैं उनको सरल रूप से और भी अच्छी तरह से स्पष्ट करता है, और यदि जरूरी होता है यानी कि जहाँ कहीं आवश्यक होता है वहाँ वह भावों को स्पष्ट करने के लिए व्याख्या भी कर देता है। इस विधि में सारा कार्य केवल अध्यापक ही करता है, यानी कि छात्र तो पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहते हैं क्योंकि सारा काम अध्यापक ही इसमें करता है। इसमें छात्रों को सोचने विचारने का अवसर नहीं मिलता, अतः यह विधि अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। अर्थात मनोवैज्ञानिक स्थिति तो वही होती है, मनोवैज्ञानिक विधि तो वही होती है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रूप से भागीदार बने, दोनों में अंतःक्रिया परस्पर होती रहे। लेकिन इस विधि में केवल अध्यापक को ही ये सारा कार्य करना पड़ता है, इसलिए यह विधि अमनोवैज्ञानिक मानी गई है। अगली जो विधि आती है वह है व्याख्या विधि, या जिसे स्पष्टीकरण विधि भी हम कह सकते हैं। इस विधि में अध्यापक अनेक उपविधियों का सहारा लेकर पाठ में आए पदों को स्पष्ट करता है, यानी कि यह विधि अनेक उपविधियों के माध्यम से और अधिक प्रभावशाली तरीके से पाठ का अधिगम करवाती है। इन उपविधियों को हम इस प्रकार समझेंगे। व्युत्पत्ति के द्वारा शिक्षक कठिन शब्दों के लिए बालकों को बताता है कि किसी शब्द का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। जैसे संधि है, संधि के माध्यम से वह बताता है कि विद्यालय शब्द का अर्थ बताना है तो विद्या धन आलय दोनों की संधि करने पर बना है विद्यालय, अर्थात जिसका अर्थ जहाँ पर विद्या प्राप्त की जाती है ऐसा आलय अथवा स्थान विद्यालय कहलाता है। समास के माध्यम से भी शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। प्रत्यय और उपसर्ग के माध्यम से बताया जाता है। इसमें प्रत्यय और उपसर्ग को अलग अलग करके मूल शब्द और प्रयुक्त उपसर्ग या प्रयुक्त प्रत्यय को बताकर उस शब्द की व्युत्पत्ति बताई जाती है।
किस मूल शब्द का प्रयोग हुआ है, उसके प्रारंभ में अथवा अंत में किस प्रत्यय अथवा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसके माध्यम से शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। संज्ञा पद के द्वारा, क्रिया पद के द्वारा, इन सबको अलग अलग करके या जोड़कर और उनकी व्युत्पत्ति बताकर शब्दों को स्पष्ट किया जाता है, ताकि बच्चे उस कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ सके। अब ये सब जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय या संज्ञा, क्रिया आदि हैं, इन सबको समझने का बौद्धिक स्तर उच्च स्तर के विद्यार्थियों में होता है। ये जो विधि है ये छोटी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ये उच्च स्तर के लिए ही उपयुक्त होती है। अर्थात व्याख्या विधि में व्युत्पत्ति के द्वारा कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं। वाक्य प्रयोग के द्वारा पाठ में आए कठिन पदों को किसी दूसरे सरल वाक्य में प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट किया जाता है। अध्यापक पाठ में अनेक जो कठिन पद आते हैं उनको सरलार्थ करने के लिए किसी दूसरे सरल वाक्य का प्रयोग करता है और उसके द्वारा उसका अर्थ स्पष्ट करता है। जैसे कृषक शब्द का अर्थ बताने के लिए यदि उसे कृषक शब्द का अर्थ बताना है तो उसके लिए वह साधारण बोलचाल की भाषा में कोई दूसरा सरल वाक्य बोल सकता है कि वह व्यक्ति जो खेत में खेती करने का कार्य करता है, फसल उगाता है, उस व्यक्ति को कृषक कहते हैं अथवा किसान कहते हैं। इस प्रकार साधारण वाक्य में, सरल वाक्य में या साधारण बोलचाल की भाषा में वह कठिन पदों का अर्थ स्पष्ट कर सकता है। फिर है तुलना के द्वारा। तुलना के द्वारा अध्यापक समानार्थक अथवा विलोम शब्द आदि का प्रयोग करके उन शब्दों की तुलना समानार्थक से या विलोम शब्द से करके उस शब्द का अर्थ स्पष्ट समझा सकता है। जैसे राकेश का अर्थ बताने के लिए निशाकर, मयंक आदि शब्दों, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। विलोम शब्द का प्रयोग करके भी, उनके द्वारा उसकी तुलना करके भी उसका अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे उत्थान का अर्थ है उठना, तो पतन का अर्थ होता है गिरना। इस प्रकार उसकी तुलना विलोम शब्द से की और उत्थान का अर्थ स्पष्ट हो गया। तो इन कठिन शब्दों का प्रयोग तुलना करके किया जा सकता है। उदाहरण के द्वारा पाठ को अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण एक अध्यापक प्रयोग करता है, ताकि उन कठिन शब्दों को बच्चा अच्छे तरीके से समझ सके। इस प्रकार से व्याख्या विधि के माध्यम से चीजों को समझा जा सकता है। अब अगली विधि है सुकराती विधि, जिसे प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षक विविध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाता है। इस विधि में जो एक अध्यापक होता है वह विभिन्न प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछता है और पाठ में गति प्रदान करता है ताकि पाठ आगे बढ़े। गद्य शिक्षण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये भी मूल्यांकन हो जाता है कि बच्चों को पाठ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके प्रवर्तक सुकरात माने जाते हैं, इसलिए इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। सभी जानते हैं कि इसके प्रवर्तक सुकरात हैं, इसलिए इसे सुकराती विधि के नाम से भी जानते हैं। प्रश्नों के अतिरिक्त शिक्षक छात्रों से सामान्य रूप से संवाद करके भी अपने पाठ को अधिक स्पष्ट कर सकता है। एक बातचीत की तरह, वार्तालाप की तरह इस विधि का प्रयोग भी किया जा सकता है। बच्चों से संवाद करके, बात करके, वार्ता करके बच्चों को पाठ अधिक स्पष्ट करवाया जा सकता है। हमने ये 4 प्रकार की विधियां पढ़ी। 5वीं जो हमारी संयुक्त प्रणाली थी, जो विधि हमने 4 विधियों के अतिरिक्त हमने जो 5वीं संयुक्त प्रणाली विधि हमने देखी थी, वह प्रणाली वह है जो मुख्य विधियों में नहीं काम में आती है, बल्कि उस संयुक्त प्रणाली का प्रयोग तो इन सभी विधियों को मिलाकर किया जाता है। आवश्यक नहीं है उसमें किसी विशिष्ट चीज को ही शामिल किया जाए। उसमें हम अर्थबोध विधि भी काम में ले सकते हैं, व्याख्या विधि भी काम में ले सकते हैं और सुकराती विधि भी काम में ले सकते हैं। इन सभी का मिला जुला जो रूप होता है वो संयुक्त प्रणाली में प्रयोग काम में लिया जाता है। इसलिए यह विशिष्ट रूप से कोई एक विधि नहीं है, बल्कि इन सभी का मिश्रित रूप है। अब हम गद्य पाठ्य योजना के विषय में जानते हैं कि एक आदर्श गद्य पाठ्य योजना बनाते समय कौन कौन से सोपानों को ध्यान में रखना चाहिए, उसमें कौन कौन से सोपान प्रयुक्त होते हैं, उसके पद कौन कौन से हैं। एक आदर्श पाठ्य योजना में पूर्व ज्ञान परीक्षण होता है,
पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए प्रस्तावना प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि बालकों को कितना पूर्व ज्ञान है। जब प्रस्तावना हो जाए फिर उद्देश्य कथन किया जाता है। जिस उद्देश्य या जिस पाठ को पढ़ाने के लिए हमने पाठ योजना बनाई है उसका उद्देश्य क्या है, उसका कथन कहा जाता है कि आज हम इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के समय आदर्श वाचन किया जाता है और आदर्श वाचन में एक शिक्षक समुचित यति गति विराम चिन्ह आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए आदर्श रूप से वाचन करता है। उसी प्रकार आदर्श वाचन के पश्चात शिक्षक छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश देता है और छात्र भी समुचित यति गति विराम चिन्हों को और आरोह अवरोह को ध्यान में रखते हुए अनुकरण वाचन करने का प्रयास करते हैं। अनुकरण वाचन के समय जब छात्र कुछ शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं, उन अशुद्ध उच्चारित शब्दों को अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत अनुकरण वाचन के पश्चात उनका संशोधन किया जाता है। अशुद्धि संशोधन के पश्चात जो अगला पद है वह है काठिन्य निवारण। पाठ में अनेक स्थलों पर कठिन शब्द आते हैं। उन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए छात्राध्यापक अनेक विधियों प्रविधियों का प्रयोग करते हुए उन कठिन शब्दों का निवारण करता है। काठिन्य निवारण के पश्चात पाठ से संबंधित बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और बालक उत्तर देने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात स्वाध्याय के आधार पर बच्चों को मौन वाचन करवाया जाता है ताकि बालक स्वयं अपने अनुसार पाठ को समझने का प्रयास करें। इसके पश्चात विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि बच्चे विचार करके पाठ का विश्लेषण करके उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। इसके पश्चात सार कथन, छात्राध्यापक सार कथन कहता है, पाठ को संक्षिप्त रूप में फिर से प्रस्तुत करता है और उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। पाठ कितना बच्चों को समझ में आया इस चीज का मूल्यांकन करने के लिए यानी दत्त ज्ञान की पुष्टि के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। अंत में लिखित अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। एक गृह कार्य प्रश्न बच्चों को देते हैं और बच्चे उस गृह कार्य प्रश्न को घर से कर लाते हैं। इस प्रकार से एक आदर्श पाठ योजना का निर्माण के समय इन सोपानों का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों को गद्य शिक्षण के अंतर्गत ये सभी विधियाँ, उद्देश्य और पाठ योजना से संबंधित जानकारी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।